न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा फ्री वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो अपलोड किया जा रहा है और करते रहेंगे हम अपलोड। बिल्कुल फ्री वीडियो जो है अपलोड होता रहेगा। आप लोगों के लिए मैं संघर्ष और पीड़ा उठाया हूँ, तो पीड़ा और संघर्ष जारी रहेगा मेरे दोस्त। याद रखना, कभी भी मेरे दोस्त आपको पीछा नहीं हटना है। आप केवल दिल थाम कर बैठो, पढ़ो। मैं पूरा बिल्कुल फ्री पढ़ाने के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। केवल आपको पूरा सही से पढ़ना है, समझना है और नोट डाउन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, जिसमें क्रिया के बारे में स्टार्ट किए थे। कल के वीडियो में हमने सकर्मक क्रिया क्या होता है, कर्मक क्रिया क्या होता है, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है वो भी मैंने बता दिया पूरा डिटेल में, और सकर्मक क्रिया क्या होता है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया हूं। आज मैं पढ़ रहा हूं, आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चाहे कभी भी आप कहीं पर पढ़ना होगा ना, कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना, तो वहां पर आपके काम बहुत ही मददगार साबित होगा और बहुत ही काम की बातें हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यानी प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम लोग प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के टोटल भेद को समझ लेंगे। इसके बाद आपका टोटल क्रिया हो जाएगा समाप्त, है ना। देख रहा कितना 10-10 मिनट के वीडियो बनाकर समझा रहे हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर, तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बताए? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया, ये देखो ना, प्रेरणार्थक का मतलब होता है, यानी देखो प्रेरणा बताओ, दूसरा व्यक्ति देता है प्रेरणा, तो प्रेरणा का मतलब होता है प्रेरणार्थक। प्रेरणा से बन गया प्रेरणार्थक क्रिया। यानी इसमें क्या होता है ना, कर्ता जब स्वयं काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया देखो यहाँ पर लिखे है, बहुत अच्छा सा लिख दिए हैं, नजर गड़ाए रखो यहाँ पर, कि जिस क्रिया शब्दों से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कर्ता स्वयं न काम करेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करेगा काम करने के लिए। याद रखिएगा, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने को प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। वही बात यहाँ पर बहुत अच्छे से शब्दों में लिख दिया हूं मैंने, कि जिस क्रिया शब्दों से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है मेरे दोस्त, वह होता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहां पर देखो, जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण वाक्य, यानी वाक्य का प्रयोग करके मैंने बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हम लिखे राहुल मोहन से किताब लिखवाता है। राहुल मोहन से किताब लिखवाता है, तो आप बताइए राहुल किताब किससे लिखवा रहा है? मोहन से। यानी कि राहुल अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, राहुल अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, वह किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहा है। यानी किताब लिखवाता है, लेकिन लिखवा किससे रहा है? तो राहुल मोहन से लिखवा रहा है। तो बताओ, कर्ता यानी इसमें क्या हुआ? वही तो बताया, कर्ता स्वयं कार्य न कर रहा है, यानी राहुल जो है यह स्वयं काम नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेरित कर रहा है। किसको करने के लिए? मोहन से। मोहन को बोल रहा है कि मोहन तुम किताब लिख दो, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखो कि राहुल मोहन से किताब लिखवाता है, यानी राहुल स्वयं किताब नहीं लिख रहा है, लेकिन लिखवा किससे रहा है? मोहन से। तो कर्ता स्वयं न काम करके जब दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। याद रहेगा, है ना। वह तुमसे गीत गवाता है, यानी स्वयं नहीं गा रहा है, लेकिन तुमसे गवा रहा है। तो इस तरह की क्रिया जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। इस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, आप मेरा हौसला हो। आप जब तक रहोगे तब तक मेरा हौसला बना रहता है, जब तक आप पढ़ते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, यही मेरा हौसला है मेरे दोस्त। मैं आपके लिए पीड़ा उठाया हूं, ये पीड़ा हमेशा मैं सह लूंगा। केवल आप पढ़ो ना, आप समझो ना। आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो। यहां पर देखो, हमने लिखा नाम धातु क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। यहां पर दूसरा है नाम धातु क्रिया। क्या होता है नाम धातु क्रिया? देखिए यहां पर, यानी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया का मतलब हो गया, यानी नाम का मतलब क्या था? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताना क्या कहते हैं? सर्वनाम,
है ना। और जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो क्या है कि नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को, यानी संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अरे क्रिया का मतलब वर्ब होता है, पढ़ना लिखना जाना सब क्रिया है ना। तो ही बताया कि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना। बताइए तो कितना मतलब कितना खतरनाक लग रहा है बोलने में। यानी हम कहे हाथ से हथियाना, तो क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ क्या है, हाथ क्या है, संज्ञा। हाथ क्या है, संज्ञा। तो यहां पर देखो हाथ से हथियाना, उसका देखो हम बोले बात से बतियाना, बात से बतियाना। उसके बाद देखिए यहां पर लाठी से लठियाना। बताइए कितना अच्छा बोलने में लग रहा है। लाठी से लठियाना, ना पढ़ोगे ना तो हम लाठी से लठियाएंगे, तुम लोगों को पढ़ना है, समझना है ना। तो इस तरीका से ये किससे बन रहा है, देखो हाथ, बात, लाठी से, लात से, ये क्या है, संज्ञा को शो कर रहा है। ठीक है, तो बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, ये सारा का सारा क्रिया क्या हो गया, ये सारा का सारा क्रिया हो गया नाम धातु क्रिया, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया है। अच्छा, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, एक होगा एक समाप्त। देखो ना, एक समाप्त होते दूसरा चालू हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके, क्या बताए, यानी जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। जब कर्ता एक काम को समाप्त किया और रुका नहीं, पुनः दूसरा काम वो स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसे मान लो हम पढ़ा रहे और रुके नहीं, फिर हम जो है दूसरा काम स्टार्ट कर दिए, दूसरा काम स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीका से रुके नहीं, क्या होता है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तो तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, यानी पहला जो काम होगा तो पहले जो क्रिया समाप्त हो जाती है, उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उससे कौन क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखना है। यानी कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, बाद में नहीं, पहले ही समाप्त हो जाती है, उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पुजारी ने नहा कर पूजा की, क्या बताए, पुजारी ने नहाकर पूजा की। तो बताइए पहले पुजारी ने क्या किया, पहले पुजारी ने नहाया, पहले पुजारी ने क्या किया, नहाया, और तब क्या किया, पूजा किया। तब क्या किया, पूजा किया। तो क्या, पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहले नहाया, तो बताओ पूर्वकालिक क्रिया हो गया। जो वही तो बताया पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है। तो पहले कौन समाप्त हुआ, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पहले नहाया, तो एक समाप्त हुआ और तब पूजा करना स्टार्ट किया, है ना। तो इस तरीका से पहले नहाकर पूजा की, तो यही हो गया पूर्वकालिक क्रिया। चोर सामान चुराकर भाग गया, पहले क्या, पहले भाग गया कि पहले सामान को चुराया, तो पहले सामान को चुराया। तो ये बताया चोर सामान चुराकर भाग गया, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया के समाप्त होने के बाद पुनः दूसरी क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, तो पहले जो क्रिया समाप्त हो जाती है उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी चोर सामान पहले चुराया, तब चुराकर भाग गया, तो पहले जो काम समाप्त हो गया वो हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर सामान चुराया, है ना, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। इस बात को याद रखना है। तो हमने पूर्वकालिक क्रिया भी समझ लिया। अब देखो, अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है, यहां पर समझिए। देखो, संयुक्त क्रिया, पूरा क्रिया समाप्त कर दिए, क्रिया पढ़ रहे तो एगो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जन्मजात पढ़ लिए, हो गया साक्षात दर्शन, अब नहीं पढ़ना है तुम लोगों को दूसरा कहीं। यहां पर देखो हो गया, यहां पर देखो संयुक्त क्रिया क्या है, तो जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर, यानी भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न का मेरे दोस्त मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग। तो ही बताए कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की, सॉरी यहाँ पर संयुक्त क्रिया बता रहे, तो जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया के निर्माण करती है, यानी जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया के निर्माण करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग रहेगा। देखो कितना अच्छा, जो क्रिया मुख्य क्रिया, जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से, यानी अलग अलग क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया के निर्माण करती है, यानी एक क्रिया का निर्माण करती है, एक वर्ब की निर्माण करती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, सीमा खाना बना रही है,
सीमा खाना बना रही है। यहाँ सुरेश ने खाना खा लिया, यानी सीमा खाना बना रही है। तो भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया का निर्माण करती है, यानी सीमा क्या कर रही है, खाना बना रही है। सुरेश ने खाना खा लिया, सुरेश ने खाना खा लिया। यहाँ पर देखो खाना फिर खा लिया, खाना फिर खा लिया, है ना। यहाँ खाना फिर बनाना, दो अलग क्रिया है, यानी जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया का निर्माण करती है, यानी कि सीमा खाना बना। तो देखो खाना एगो हो गया क्रिया, एगो बनाना क्रिया हो गया, और दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती है, यानी सीमा खाना बना रही है। दो क्रिया मिल गया तब खाना बन गया, है ना। और उसी प्रकार सुरेश ने खाना खा लिया, यानी खाना खा लिया, तो खाना खा, तो दो क्रिया मिलकर एक क्रिया का निर्माण करती है, उसे संयुक्त क्रिया यानी खाना और फिर खाना। तो इस तरीके से संयुक्त क्रिया हो गया। अब है देखो यार सहायक क्रिया, क्या होता है सहायक क्रिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। कौन बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखो सहायक क्रिया का मतलब लिख दिया कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, यानी कि जो क्रिया मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब की सहायता करने वाले को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब की सहायता करेगा। तो यहाँ पर देखो सहायक क्रिया का मतलब हो गया जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, यानी मेन वर्ब को हेल्प करने वाले को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना राम, जैसे हम बोले ही हैज gone to market, तो बताओ gone मेन वर्ब, he has gone to market यानी gone मेन वर्ब, और इसका सहायता कौन कर रहा है, हैज। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं ना। देखो यहाँ पर तो क्या लिखे कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि वही तो बताया जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, यानी पुस्तक सहायता कर रही है कौन चीज में, पढ़ने में। पुस्तक कौन चीज में सहायता कर रही है, पढ़ने में। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरीका से ये आपका हो गया सहायक क्रिया। अब है सहजाती क्रिया। क्या होता है सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया क्या होता है, तो देखो जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते, एक ही धातु से बने होते हैं, उससे सहजातीय क्रिया कहते हैं। यानी उसे क्या कहेंगे, सहजातीय, यानी जात मिल रहा है ना, तो उसको तो सहजातीय क्रिया। यही बताया कि जिस वाक्य में कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं उससे सहजातीय क्रिया कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा उदाहरण के माध्यम से, भारत ने लड़ाई लड़ी। देखो ना यहाँ पर एक लड़ाई एक लड़ी, दोनों यानी देखो जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने, यानी यहाँ लड़ी यहाँ लड़ाई एक ही क्रिया से बने, कर्म और क्रिया, है ना। तो भारत ने लड़ाई लड़ी, वह अच्छी लिखाई लिख रहा, वह अच्छी लिखाई लिख रहा, देख रहा लिखाई लिख एक ही, यही पता होता है जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से, देखो यहाँ पर धातु एक ही, लिख लिख, यहाँ पर देखो लड़, और ही में अगर लड़ाई तो कर्म, लड़ी तो क्रिया, यहाँ पर देखो लिखाई तो कर्म और लिख तो क्रिया। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो यहाँ पर देखो इस तरीका से ये आपका हो गया सहजाती क्रिया, है ना, सहजातीय क्रिया। भारत ने लड़ाई लड़ी तो एक ही क्रिया से बने, तो एक कर्म है एक क्रिया है, यानी एक कर्म है एक क्रिया है, दोनों मिलकर हो गया, तो उसे सहजाती क्रिया कहते हैं। अब है सामान्य क्रिया। क्या होता है सामान्य क्रिया, देखो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य सी बात है, एक क्रिया रहेगा, सिंपल, है ना। तो याद रखना जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता आई, तो एक ही क्रिया, कैसे, एक ही वर्ब है, कैसे, आना, यानी सीता आई एक ही वर्ब है, सीता आई। यानी राम गया, मोहन पढ़ा, इस तरीका से जब एक ही क्रिया आती है यानी एक ही वर्ब आता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। क्योंकि गया एक वर्ब आया कि नहीं, राम गया तो एक वर्ब, सीता आई तो एक वर्ब। इस तरीका से मेरे दोस्त ये आपका हो गया समाप्त, यानी क्रिया भी हमने समाप्त कर दिया, यानी संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ा। हम लोग देख रहे हैं कितना बारीकी से पूरा व्याकरण एक जगह अवेलेबल कर देंगे, पूरा व्याकरण हिंदी संस्कृत का टोटल व्याकरण एक जगह मिलेगा, और बहुत जल्द और सब्जेक्ट में लेकर आऊंगा। केवल आप लोग धैर्य से और इत्मीनान से पढ़िए, कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, और हमारा व्हाट्सएप चैनल नया बन चुका है उसको फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि पीडीएफ मिलता रहे। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।